दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है और इसी वजह से हम हर साल बजट में जब एक्सपेंडिचर को देखते हैं तो उसमें से एक मेजर पार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर भी खर्च किया जाता है। बट उसका जो मेजर एक्सपेंडिचर पार्ट होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, जिसमें कि सब्सिडीज, एमएसपी ये सब आती है। इतने सारे खर्च के बाद भी, लोन माफी के बाद भी आज भी किसानों की हालत खस्ता है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या मेजर्स लिए हैं? एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों दिया जाता है? किसानों को इसकी क्यों जरूरत है? और हमारे देश की मंडियां किस तरह से कार्य करती हैं? इन सारी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखिए, हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है ना, वो रेनफॉल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हम अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं, ना ही हम हर जगह तक इरिगेशन चैनल्स को ले जा पाए हैं। तो इस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है मेजरली रेनफॉल डिपेंडेंट है। और रेनफॉल अगर इंडिया की बात करें तो मॉनसून पर डिपेंडेंट है। मॉनसून मॉनसूनल विंड्स की वजह से आता है, जो विंड्स कभी वीक होती हैं और कभी बहुत स्ट्रांग होती हैं। अगर वो विंड्स वीक हुई तो वीक मॉनसून आएगा, अगर वो विंड्स बहुत स्ट्रांग हुई तो स्ट्रांग मॉनसून आएगा। मॉनसून कई बार डिलेड होता है, देरी से आता है, कई बार जल्दी आता है, इसलिए काफी ज्यादा इररेगुलरिटी है। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर मॉनसून डिपेंडेंट है, इस वजह से जैसे ही मॉनसूनल रेनफॉल में इररेगुलरिटी आती है, वैसे ही हमारी क्रॉप यील्ड में भी इररेगुलरिटी आती है, जिसकी वजह से मार्केट में कई बार डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और मार्केट में प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं सारी की सारी क्रॉप प्रोड्यूस के। और कई बार यही मॉनसून बहुत ज्यादा आता है, डिमांड कम हो जाती है और बम्पर क्रॉप्स होती हैं। तो इस वजह से इसको प्राइस को रेगुलराइज करने के लिए, इनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए, इररेगुलरिटी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट एक प्राइस अश्योरेंस देती है फार्मर्स को कि भाई हम कम से कम इस रेट पर अगर कोई नहीं खरीदेगा पूरे देश में तो हम खरीद लेंगे, बट इससे ऊपर आपको बेचने की कोशिश करनी है मार्केट्स में। गवर्नमेंट ने यह सोच करके एमएसपी दिया था जिससे कि कम से कम फार्मर्स के पास एक एश्योरेंस रहे और फार्मर्स को यह भरोसा रहे कि भाई कोई नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेंट तो इतने रेट पर खरीद ही लेगी। गवर्नमेंट पहले से ही एमएसपी अपनी अनाउंस कर देती है कि भाई आने वाली फसल के लिए हम इतनी एमएसपी रखेंगे। बट एमएसपी आज एमआरपी बन चुका है। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो आज मैक्सिमम प्राइस बन चुका है किसानों के लिए, और इससे ज्यादा कोई किसानों को ऑफर ही नहीं करता है किसी भी मार्केट में। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसकी वजह से हमारे किसान अपनी उपजाई हुई फसलों का एक मेजर हिस्सा जल्दबाजी में बेच देते हैं, बड़े किसानों को दे देते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ही नहीं है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि वो उस अनाज को, उस फसल को मंडी तक ले जा सकें। एमएसपी से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। सो द इनहेरेंट इनस्टेबिलिटी इन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ड्रिवन बाय सप्लाई वेरिएशन। जो भी प्राइस में इनस्टेबिलिटी आ रही है, इनस्टेबिलिटी का रीजन क्या है? सप्लाई वेरिएशंस। कई बार ज्यादा सप्लाई होती है, बम्पर क्रॉप होती है, प्राइसेस गिर जाते हैं, किसान को मार्केट में प्राइस ही नहीं मिलता, कौड़ी के भाव में वो अपने अनाज को बेचकर चला आता है। कई बार यही फसल कम होती, अब अनाज भाई अगले इंसान को अगर कौड़ी के भाव मिल रहे हैं अपने अनाज के, तो वो अगली बार उस अनाज को बोएगा ही नहीं। तो इसकी वजह से अचानक से फसल फिर से गिर जाती है और इस बार इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट में। इससे पूरा देश जो अनाज खा रहा है तो उसकी सप्लाई का भी तो चिंता करनी है, गवर्नमेंट को। तो इसीलिए उस सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए, उसमें इररेगुलरिटी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ये एमएसपी देती है। सप्लाई वेरिएशंस, मार्केट डिसइंटीग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन गैप पोजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज बिफोर द फार्मर। अब बंपर हार्वेस्ट के टाइम में क्या होगा? प्राइस डिक्लाइन होगा, सबके पास फसल है, सब बेचना चाहेंगे, बहुत भयंकर सप्लाई होगी, प्राइस अपने आप गिर जाएंगे, इंपैक्टिंग फ्यूचर सप्लाईज एज फार्मर्स रिफ्रेन फ्रॉम सोइंग दैट क्रॉप इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। एक साल जिस क्रॉप की वजह से, जिस फसल की वजह से फार्मर का नुकसान होगा, या कुछ भी आप किसी भी चीज में इनपुट करें और उसका आउटपुट ना आए तो आप उसमें अगले साल इन्वेस्ट नहीं करते हो। जब अगले साल सारे फार्मर्स उस चीज से दूर हट जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप,
और इस शॉर्टेज की वजह से फूड इनसिक्योरिटी की भी कंडीशन आ सकती है। इसीलिए एमएसपी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फूड सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के लिए यूनियन गवर्नमेंट एनुअली मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस करती है, सेट करती है। इसमें हम इन्फ्लेशन, महंगाई को भी तवज्जो देते हैं। एमएसपी एक्ट्स एज अ क्रूशियल टूल assuring farmers of a predetermined fair price। जब आप सोइंग करने जा रहे हो, जब आप बोने जा रहे हो फसल को, उससे पहले ही आपको पता होता है कि आपको एक क्विंटल में क्या मिल जाएगा प्राइस, राइट? तो फेयर प्री डिटरमाइंड प्राइस बिफोर द सोइंग सीजन, फोस्टरिंग इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। करेक्ट। अब किसानों को जब बहुत ज्यादा एमएसपी मिलेगा तो किसान ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और उसका प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा और गवर्नमेंट के बिल्स बढ़ेंगे इससे, राइट? एमएसपी में क्या क्या आता है? तो एमएसपी भाई 23 क्रॉप्स के लिए मिलती है। देयर आर 23 क्रॉप्स, 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, 6 राबी क्रॉप्स हैं और 3 हमारी कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। इसमें से एक कॉमर्शियल क्रॉप शुगर केन ऐसी क्रॉप है जिस पर एफआरपी मिलता है, जिस पर फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलता है, राइट? जिस पर फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलता है। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर 22 स्पेसिफाइड क्रॉप्स। यहां पर 22 क्रॉप जिनके नाम लिखे हुए हैं, अरहर, बाजरा, ग्राउंडनट, ज्वार, मेज, मूंग, नाइजर सीड, पैडी, रागी, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसमी, आपका उड़द, कॉटन, व्हीट, बार्ले, ग्राम, रेपसीड, मस्टर्ड, मसूर, आपका ये सनफ्लावर, ठीक है? तो ये सारे के सारी चीजों के लिए आपको क्या मिलेगा? ये इसके लिए आपको एमएसपी मिलेगा। बट शुगर केन, जूट और कोपरा के लिए भी एमएसपी मिलेगा, बट शुगर केन के लिए आपको फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलते हैं, राइट? मोर ओवर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर तोरिया एंड डी हस्क कोकोनट। तो डी हस्क कोकोनट और तोरिया के जो प्राइसेस डिटरमाइन होंगे वो रेपसीड और कोपरा से ही डिसाइड हो जाएंगे। अब इसको और किस तरीके से समझा जा सकता है? तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में, जैसे कि सॉरी, सीरियल्स में, अनाज में कितने अनाज हैं जिनमें कि आपको एमएसपी मिलती है? तो पैडी में, राइस में मतलब, व्हीट में, गेहूं में, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी, इन सब में आपको सीरियल्स में, अनाजों में एमएसपी मिलती है। दालों की अगर बात करें तो चना हो गया, अरहर हो गई, मूंग, उड़द और बाकी लेंटिल्स जो हैं उसमें आपको एमएसपी मिलेगा। ऑयल सीड्स, तिलहन में इन सारे के सारे तिलहन में आपको एमएसपी मिलता है। साथ ही साथ कॉटन, जूट, कोपरा, डी हस्क कोकोनट एंड शुगर केन में एफआरपी मिलता है। इन सब में बाकी में एमएसपी मिलता है। इज दैट क्लियर? एमएसपी देखिए किस तरीके से बढ़ा हुआ है। यहां पर मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं इस चीज को लेकर। पैडी में अगर हम देखें तो 2023-24 में 2183 रुपए था इसका प्राइस और बढ़ करके वो 2300 रुपए हो गया, ठीक है? पैडी 2000 ग्रेड ए की अगर हम बात करें तो 2023-24 में वो 2203 रुपए था और गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है 24 जून को, ये जून में ही 19 जून को अनाउंस कर चुकी है 2024-25 में 2320 रुपए हम किसानों को देंगे। ज्वार की अगर बात करें, हाइब्रिड ज्वार 3180 रुपए में था और 3371 रुपए इस बार मिलेंगे किसानों को। अगर हम अपने देसी ज्वार की बात करें तो 3225 से 3421 रुपए हो चुका है। तो हर साल एमएसपी सोइंग सीजन से पहले ही आपको पता चल जाती है। किस तरीके से एमएसपी डिटरमाइन की जाती है? तो एमएसपी इज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। CACP द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसकी प्रेसिडेंटशिप, जिसकी चेयरमैनशिप प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, अप्रूव्स एंड अनाउंसेस द फाइनल एमएसपी डिसीजन। समझ में आ गया? CACP फॉर्मुलेट्स एमएसपी रिकमेंडेशन फॉर 23 क्रॉप्स कंसीडरिंग फैक्टर्स लाइक कल्टीवेशन कॉस्ट। इधर आ जाइए कि A2 प्लस FL प्लस C2। तो यहां पर A2 जो है वो क्या है? कल्टीवेशन की कॉस्ट। किस किस चीज में आपकी कॉस्ट लगी? इलेक्ट्रिसिटी में जो कॉस्ट लगी, बीज में जो कॉस्ट लगी, आपके फर्टिलाइजर्स में जो कॉस्ट लगी, फ्यूल में जो कॉस्ट लगी, सिंचाई में जो कॉस्ट लगी, लेबर आपने बाहर से बुलाया उसकी जो कॉस्ट आई, उसको हम A2 बोलते हैं। उसके बाद आता है A2 प्लस FL मतलब फैमिली लेबर। तो A2 नॉर्मल कॉस्ट और उसके ऊपर से जो आपने फैमिली लेबर को एम्प्लॉय किया। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे लड़के हैं और सारे के सारे खेती कर रहे हैं, तो उनकी भी तो कॉस्ट होती है। उनको कोई पे नहीं कर रहा ना, तो अनपेड फैमिली लेबर भी
फैमिली लेबर का भी ख्याल गवर्नमेंट रखती है और उसी हिसाब से एमएसपी आपको देती है। देन कम C2। अब स्वामीनाथन कमीशन जो था उसने बोला कि भाई C2 को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि A2+FL में हम एक चीज को छोड़ दे रहे हैं। किसान जो अपना लैंड यूज कर रहा है एग्रीकल्चर के लिए और उससे इंश्योर कर रहा है हमारी फूड सिक्योरिटी, हमें उस लैंड पर अगर मान लीजिए वो एग्रीकल्चर ना करता, खेती ना करता, तो वो कोई बिल्डिंग बना के रेंट आउट कर सकता था उसको, ठीक है। तो उस लैंड की भी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें देनी चाहिए। साथ ही साथ जो कैपिटल एसेट्स उसने खेती में लगा रखी हैं, अगर उन कैपिटल एसेट्स को वो बेच देता या किसी को दे देता, उधार दे देता, तो उससे इंटरेस्ट भी मिल सकता था, ठीक है। तो इन 3 लेवल्स पर एमएसपी को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। एमएसपी की जरूरत क्यों है? देखो, किसान जब बीज बो रहा है, किसान जब फसल बो रहा है, तो उसको पता नहीं है कि वो ये फसल काट पाएगा सक्सेसफुली या नहीं काट पाएगा, ठीक है। हो सकता है उससे पहले मॉनसून ही ना आए, सूखा पड़ जाए, एल नीनो इवेंट हो गया, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, फसल ही बैठ जाए, ला नीना इवेंट हो गया, ठीक है। तो एश्योर्ड इनकम बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि भाई किसान को एक पर्टिकुलर इनकम तो मिलेगी ही मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है। इन्फॉर्म चॉइसेस पहले से ही आपको बता दिया जाता है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि मैं अगर इतनी फसल बोऊंगा तो मैं इतना पैसा बना सकता हूं इस पर्टिकुलर साल में। अगर देखें तो एमएसपी जो है ऐसा प्राइस स्टैंडर्ड है जो प्राइवेट प्लेयर्स के प्राइसेस को भी गाइड करता है, कि भाई मान लीजिए प्राइवेट प्लेयर्स को अगर क्रॉप चाहिए, आपका अनाज चाहिए, आपकी दालें चाहिए, तिलहन चाहिए, तो वो कम से कम एमएसपी से थोड़ा सा ज्यादा तो आपको देंगे। तो ये क्या है, एक बेस लाइन सेट करता है एमएसपी। उसके अलावा जब किसान को ये पता होगा कि हमारी इनकम जो है वो अश्योर्ड है, तो किसान ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। जब किसान इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई इंश्योर्ड होगी, सप्लाई 100% होगी। इश्यूज क्या है एमएसपी के साथ? देखो भाई, एमएसपी पर हम खर्च तो बहुत कर रहे हैं, मगर एमएसपी का आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे जो छोटे किसान हैं ना, उनके पास इतने कम रिसोर्सेज हैं कि वो मंडी तक अपना अनाज ले ही नहीं जा पाते। और जो बड़े किसान या ट्रेडर हैं गांव के, वो छोटे किसानों से अनाज को खरीद लेते हैं एमएसपी से बहुत सस्ते दामों में, और उनको तुरंत कैश दे देते हैं कि भाई तुम्हें तुरंत कैश चाहिए, लो हमें दे दो, ठीक है, इतना पैसा पकड़ो और हम एमएसपी पे जाके बेचेंगे। तो बड़े किसानों को एमएसपी का फायदा मिल रहा है, छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को तो एमएसपी का फायदा मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए अगर हम आंकड़े देखें तो केवल और केवल 6% इंडियन फार्मर्स की बेनिफिट हो रहे हैं एमएसपी से। साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट्स में यह हालत है कि कल्टीवेशन कॉस्ट जो है वो भी फार्मर्स रिकवर नहीं कर पाते हैं एमएसपी में, ठीक है। प्लस एमएसपी प्रोक्योरमेंट जो है वो सिलेक्टेड क्रॉप्स पर है। जब सिलेक्टेड क्रॉप्स पर होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोएंगे, वही वाली क्रॉप्स बोएंगे। इसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम होती है, इसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, इसकी वजह से हमारे कुछ स्टेट्स में वाटर स्ट्रेस चल रहा है। दिस डिस्टॉर्शन नॉट ओनली फ्यूल्स इन्फ्लेशन बट ऑल्सो इंटेंसिफाइज द स्ट्रेन ऑन वाटर रिसोर्सेज। चावल ही चावल बोए जा रहे हैं, चावल ही चावल उगाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा लैंड से हम वाटर, ग्राउंड वाटर जो है पुल करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हमें इसकी कॉस्ट पता नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में आने वाले 20 सालों में जब ग्राउंड वाटर नहीं बचेगा, तब हमें समझ में आएगा कि भाई ग्राउंड वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमें कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स पर एमएसपी देने से बचना चाहिए। उससे ज्यादा अच्छा क्या है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाए, टेक्नोलॉजी दी जाए फार्मर्स को, ठीक है। उससे फार्मर्स में रिचनेस आएगी, उससे फार्मर्स मजबूत होंगे, ना कि सपोर्ट प्राइस देने से, ना कि सब्सिडीज देने से, ठीक है। अब देखिए, इंडिया में 33.6 मिलियन फार्मर्स जो हैं वो गेहूं उगाते हैं। उसमें से केवल 2 मिलियन फार्मर्स को 2016-17 तक एमएसपी मिलता था, उसके अलावा बाकी किसी को नहीं मिलता था। ये आंकड़ा बढ़ा और 2018-19 में हम देखें तो गेहूं उगाने वाले फार्मर्स उतने ही हैं, बट ये लगभग 4 हो गए, डबल हो गए 2018-19 तक, जिनको एमएसपी मिलता था। इसमें भी मेजर फायदा किसका है? इसमें भी मेजर फायदा उनका है जो बड़े किसान हैं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को कोई लिवरेज नहीं है मंडी जाने का। जरा सा थोड़ा सा उनका अनाज है, उसको लेकर के मंडी जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही उतनी आ जाएगी, राइट। तो इसलिए वो सोचते हैं कि हम गांव में ही किसी बड़े किसान को या ट्रेडर को या बिचौलियों को अपना अनाज दे दें और छुट्टी मिले हमें, ठीक है। अब आपने जरूर सुना होगा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, 2 बार लगातार फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, और हमारे देश के बहुत इंपॉर्टेंट एसेट जो फार्मर्स हैं वो साल
सड़क पर बैठे रहे, घेराव किया उन्होंने, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, फिर प्रोटेस्ट को स्टेट ने कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी, तो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। तो इसका और एमएसपी का क्या रिलेशन है? क्या फार्मर्स का प्रोटेस्ट सही है या गलत है? देखिए, गवर्नमेंट ने एक गलती करी, गवर्नमेंट को फार्मर्स के साथ बैठ करके टेबल टॉक्स करनी चाहिए, गवर्नमेंट को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो किसान दल अपने आप को बोलते हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, और उनके साथ बैठ करके गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को केवल लॉज पास करने चाहिए या लेजिस्लेशन पास करने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने यहां पर गलती करी, गवर्नमेंट ने फार्मर्स का, किसानों का विश्वास जीतने की कोशिश नहीं करी, गवर्नमेंट ने एक तरीके से एक लेजिस्लेशन या एक कानून किसानों के ऊपर थोपने की कोशिश करी, और कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे जिनसे किसानों को लगा कि शायद उनके साथ न्याय नहीं होगा इस व्यवस्था के इंप्लीमेंट होने के बाद। इसी वजह से किसानों ने इसके खिलाफ इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, और उसका इंपैक्ट हमें पॉलिटिकल पार्टीज के रिजल्ट्स जो आए हैं उस पर भी दिखता है। 2020 जून की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 ऑर्डिनेंसेस लेके आई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि भाई हम ये बदलाव करना चाहते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, हम प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं, हम प्राइवेट प्लेयर्स के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार अकेले इस खर्चे को झेल नहीं पा रही है। सरकार के लिए जो बजट है वो जरूरत से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो रहा है बजट में, और किसानों को उसका डायरेक्ट फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसमें कहा कि पंजाब ज्यादातर इन्वॉल्व थे, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान ज्यादा इन्वॉल्व थे। केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया अगेंस्ट दीज फार्म लॉज। ठीक है, तो दिस वाज अ डिस्टर्बिंग थिंग। आप देख सकते हैं किस तरीके से फार्मर्स जो हैं अपनी मांगे रख रहे हैं सरकार के सामने। ठीक है, एंड दे आर एजिटेटेड, राइट। क्या मेन डिमांड्स थी? मेन डिमांड्स ये थी कि भाई एमएस स्वामीनाथन कमीशन के में जो एमएसपी के लिए बताया गया था उतनी एमएसपी हमें दे दी जाए, और एक लॉ बना दिया जाए, इसको लीगल राइट बना दिया जाए एमएसपी को, राइट। ऑल्दो गवर्नमेंट ने वो डिमांड नहीं मानी। उसके अलावा कुछ और डिमांड्स थी, जैसे कि फार्मर्स और लेबरर्स के ऊपर जो भी कर्ज है उसको माफ कर दिया जाए, लैंड परचेज एक्ट 2013 के इंप्लीमेंटेशन, लैंड परचेज एक्ट 2013 का इंप्लीमेंटेशन किया जाए, राइट। जिन्होंने लखीमपुर खीरी में किलिंग्स, मतलब कुछ फार्मर्स की किलिंग्स हुई, उन पर पेनाल्टी लगाई जाए, ठीक। और साथ ही साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बंद कर दिए जाए, डब्ल्यूटीओ से इंडिया अपना मेंबरशिप वापस ले ले, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि आप फार्मर्स को एमएसपी ना दें, राइट। आप किसी भी तरीके के सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते, क्योंकि सपोर्ट प्राइस देने से, देखो, भारत सरकार के पास मिनिमम प्राइस पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, क्रॉप आ जाती है, क्रॉप प्रोड्यूस आ जाता है, उसको जब भारत एक्सपोर्ट करेगा तो वो सबसे सस्ते क्रॉप प्रोड्यूस है, तो इससे ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है, इससे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल ट्रेड जो है होता है वो भारत के बेनिफिट में जाता है, प्रॉफिट में जाता है। ऑल्दो डब्ल्यूटीओ का अधिकतर जो डब्ल्यूटीओ बोलता है वो वेस्टर्न कंट्रीज से इन्फ्लुएंस्ड होता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट किसानों की ये मांग थी कि हम डब्ल्यूटीओ से अपने आप को विड्रॉ कर लें, बाहर आ जाए। अब देखो, एमएसपी को लीगल राइट ना बनाने का या लीगल सपोर्ट ना देने का क्या रीजन है? क्यों नहीं किया जा रहा? गवर्नमेंट क्यों नहीं करे? ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट किसानों का हित नहीं चाहती है, गवर्नमेंट भी किसानों का हित चाहती है, गवर्नमेंट किसानों की वजह से ही टिकी हुई है। नहीं तो जिस दिन किसानों ने अपने हाथ खींच लिए, फूड इनसिक्योरिटी आ गई, तो गवर्नमेंट सबसे पहले, गवर्नमेंट पर ही उसका असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जानती है कि किसान कितने इंपॉर्टेंट हैं, गवर्नमेंट किसानों को परेशान नहीं करना चाहती है, बट गवर्नमेंट के सामने भी एक चुनौती है, गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना है। हर साल हमारे यहां जो भी बजट आता है उसमें हमारे खर्च और हमारी आय, हमारी इनकम को बैलेंस किया जाता है कुछ कर्ज लेकर, और एग्रीकल्चर में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जा रहा है या खर्च किया जा रहा है उसको गवर्नमेंट पूरा करती है फिस्कल डेफिसिट। उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा हो रहा है, हमारा लगभग 15 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट हर साल होता है बिकॉज ऑफ एमएसपी सिस्टम। अगर हम एमएसपी को हटा देते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल लोन्स देते हैं लंबे समय के लिए, तो वो फार्मर्स के लिए ज्यादा अच्छे होंगे, वो हमारे देश की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए भी ज्यादा अच्छे होंगे। द गवर्नमेंट स्ट्रगल्स विद बाइंग, स्टोरिंग एंड सेलिंग प्रोड्यूस व्हेन नो बायर्स पे एमएसपी। ठीक है, जब गवर्नमेंट ही एमएसपी दे रही है और बाकी सारे बायर्स जो है एमएसपी से कम प्राइसेस दे रहे हैं, तो पूरे देश का अनाज सरकार को खरीदना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, फिस्कल डेफिसिट ऑल्दो कम हो रहा है, कम होता हुआ दिख रहा है आपको, मगर ये भी बहुत ज्यादा है। हमारी इकोनॉमी आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और उसके ऊपर 5% कर्ज है इस साल जो बनाया है हमने,
कर्ज नया। ठीक है, अब एमएसपी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उसके साथ ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी अनेबल होता जा रहा है इतने सारे अनाज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, मंडी से बाहर की अगर हम बात करें तो मंडी में अधिकतर जो सेल होती है वो बड़े किसान और ट्रेडर्स करते हैं, बट अधिकतर सेल जो होती है वो मंडी से बाहर ही हो जाती है, लीविंग सेलर्स एंड बायर्स अनरेगुलेटेड। जो हमारे छोटे किसान हैं उनको फायदा मिल ही नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि अगर कोई आपसे खरीद कर मंडी में लाया है फूड प्रोड्यूस को, क्रॉप प्रोड्यूस को, तो सरकार तो यही मानेगी ना कि वही किसान है, राइट। There is lack of oversight as well, lack authority over village traders who purchase from small farmers, making it difficult to enforce MSP for these transactions. तो इन ट्रांजेक्शंस पर एमएसपी नहीं लगाया जा सकता है जो बड़े किसान छोटे किसानों से क्रॉप को परचेज करके फिर एपीएमसी में जाकर के बेचते हैं। ठीक है, तो बड़े किसानों को इस पर रोका नहीं जा सकता है। गवर्नमेंट ने इस पर क्या क्या एक्शंस लिए हैं, देखो गवर्नमेंट ने इस बार पिछले 2 बजट्स में एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि किसान को उन्होंने बोला कि अन्नदाता है, ठीक है, तो अन्नदाता पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, इस तरीके से कई सारी अच्छी अच्छी स्कीम लाई है गवर्नमेंट, जिससे कि गवर्नमेंट किसान को और एग्रीकल्चर को वाकई में प्रमोट कर सके। क्योंकि एक देश तभी तरक्की कर सकता है जब उस देश का एग्रीकल्चर, उस देश के पेट में खाना हो, और उसके लिए जरूरी है कि हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, क्योंकि हम बहुत बड़ी जनसंख्या है। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अब सरकार सीधा किसानों के खाते में चीजें भेजती है, जो भी बेनिफिट्स हैं सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है। ठीक, डायरेक्ट कैश पेमेंट, उसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम जिसमें 6,000 रुपए हर साल का मिलता है, इसको और एक्सपैंड किए जाने की बात चल रही है कि हमें इसको और एक्सपैंड करना चाहिए। साथ ही साथ फसल बर्बाद ना हो पूरी तरीके किसान की, और किसान का बड़ा नुकसान ना हो, किसान के पास सिक्योरिटी रहे कि अगर हमारी फसल किसी तरीके से बर्बाद होती है, कोई ऐसा इवेंट होता है, सूखा पड़ता है, तो हमारे पास फसल बीमा योजना है, राइट। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल ग्रांट्स भी दी जाएंगी। मतलब आप बेसिकली क्या है कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होगा सरकार का एमएसपी और सब्सिडी पर, तो गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट करेगी, मतलब लंबे समय के लिए एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट करेगी, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में मदद करेगी सरकार किसान की, जिससे किसान का वाकई में फायदा होगा। करेक्ट। सो दिस वाज आवर डिस्कशन, इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। आपको ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।